भारत बंद पर किसानों का कहना नहीं हटेंगे पीछे। गाजीपुर बॉर्डर में बंद के दौरान यातायात रहा प्रभावित। किसानों का कहना तानाशाह सरकार किसान विरोधी। गैंग रेप पीड़िता के पति की गोली मारकर हत्या। पीड़िता का आरोप केस वापस लेने का आरोपी बना रहे थे दबाव। पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। गैंगवार के बाद अब बढ़ाई गई कड़कड़डूमा कोर्ट की सुरक्षा। वकीलों के आई कार्ड देखकर मिल रही है कोर्ट में एंट्री। वकीलों का कहना अभी भी कोर्ट परिसर की सुरक्षा में खामियां। निगम की हाउस मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा। विपक्ष का आरोप बीजेपी पार्षदों ने की हाथापाई। मेयर ने विपक्ष के पार्षदों को किया सदन से निष्कासित। मेयर ने एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग। मेयर का कहना सील हुई प्रॉपर्टी को किया जा रहा है डिसील। दोषियों के खिलाफ उठाए जाए कड़े कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तुरुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर के किसानों ने उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाले यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया। यही नहीं, किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी कब्जा कर लिया। वहीं किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की अपील के बाद इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ट्रैफिक पुलिस ने भारत बंद को देखते हुए सुबह से ही यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक बंद कर दिया था ताकि किसान किसी भी हाल में दिल्ली में एंट्री ना कर सकें। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उनका कहना है कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपना लिया है। ये सरकार किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी है। उत्तर पूर्वी के दयालपुर में बेखौफ बदमाशों ने गैंग रेप पीड़िता के घर में घुसकर उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। वहीं मारे गए 40 वर्षीय शख्स के खिलाफ भी गाजियाबाद के लोनी में आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक की बहन का कहना है कि कई बार उसके परिवार को मारने की धमकी मिल चुकी है और परिवार की तरफ से इसकी शिकायत पुलिस को कई बार की गई पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। उनके साथ, मेरी भाभी के साथ कुछ दिन पहले कोई बात हुई थी, मतलब गलत कर रहा था कुछ लोगों ने मिलके, तो भाभी ने उन पे केस डाली थी। फिर भाभी ने उन पे केस डाली थी। फिर मेरे भाई को थोड़ा दिन पे, अभी ज़्यादा दिन 1.5 महीना हुआ मेरे भाई को आए हुए थे। ये लोग ने गोली मार दी मेरे भाई को। भाई मेरा अंदर था, वो निकल के आया। अभी 1.5 महीना हुआ नहीं, उन लोग इसको मार घर में। भाई को जेल क्यों किया गया था? ये लोग ने बंद करवा देते थे, आए बार दुश्मनी चक्कर में, झगड़ा इसके चक्कर में ये लोग मेरे भाई को उठवा देते थे बार बार झूठा केस में। 3-4 बार बंद करवा दिए लोनी से। कौन लोग? 4 में 1 नंबर गोली में गोली मारी थी। उसके बाद गोली, मेरे भाभी थी घर पे, मेरे भाई की भाभी के छोटे बच्चे थे, बड़ा वाला लड़का भी जगा हुआ था, भाभी थी, छोटी लड़की सो रही थी। उन लोग ने खटखटाया दरवाजा, बुला के और सेटर से मारे। वो जो सेटर है ना, जैसे घर तो ये है, उससे थोड़ी सी आगे सेटर है, सेटर लगा हुआ था। तो मेरे भाई को बुलाए तो गया, किस बात के लिए आया, जाके गया जैसे वैसे बंदूक निकाल के मार दिए। उनके साथ में मेरा सब में तो वो लोग गलत किया था। तमजीद, मेराज, ओसी, गुड्डू, तो वो लोग ने धमकी दे रहा था। अगला सोमवार को धमकी दिया था। तो ये लोग बहुत धमकी दे रहा था, बहुत धमकी दे रहा कि तेरा आदमी को जान से मार दूंगा। कल सोमवार को भी, अगला सोमवार को मेरी रिपोर्ट लिखा गया, धमकी का लिखा गया कि मेरे आदमी को जान से मार दूंगा, बच्चे को जान से मार दूंगा। फिर लोग के कुछ नहीं किया। उन लोग को सजा होना चाहिए। मेरे आदमी को बहुत मार दिया, जान से मार दिया, हम लोग को जान से मार देगा। मारने की धमकी दे रहा कि तेरे बच्चों को मार दूंगा। रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिसकर्मी के अलावा सीआईएसएफ के जवान भी तैनात होंगे।
वकील के आई कार्ड देखने के बाद ही एंट्री मिल रही है। वहीं वकीलों का कहना है कि शुरू में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, लेकिन अभी कुछ समय से सुरक्षा में लापरवाही बढ़ती जा रही है। रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के बाद यह सुरक्षा को मजबूत किया गया, लेकिन अभी भी बहुत खामियां हैं। कोर्ट परिसर में लगा मेटल डिटेक्टर खराब पड़ा है। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ थोड़े बढ़ाए गए हैं और यहाँ बार एसोसिएशन की और डीसीपी साहब और सारे सब जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं मीटिंग हुई थी और काफ़ी पॉइंट्स उसमें बनाए गए चेकिंग वगैरह के सब चीज़ों के लिए, और विशेष तौर पे जो है सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाएगा। वकीलों से भी अगर आई कार्ड मांगा जाएगा तो वो दिखाना चाहिए उन्हें और दिखाया जाएगा, और उन्हें लगता है कोई भी है तो देखना चाहिए उन्हें। अगर रेगुलर आते हैं, पहचानते हैं, वो श्योर हैं तो बात अलग है, नहीं तो वकील हो या कोई और हो आई कार्ड वो मांग सकते हैं, देख सकते हैं, और वकील भाइयों को भी वो दिखाना चाहिए। सभी पास सिस्टम होना चाहिए, और कार के लिए भी, व्हीकल के लिए भी, एंट्री के लिए जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की पैटर्न पे काम चल रहा है उसी हिसाब से काम होना चाहिए। और यहाँ पे बैरिकेड्स भी लगाए गए थे और वो उसी हाई कोर्ट के पैटर्न पे ही चल रहे थे। पास सिस्टम ही उन्होंने चालू किया था, लेकिन भीड़ होने की वजह से कुछ लोगों का विरोध हुआ, पास सिस्टम बंद कर दिया। अब जल्दी ही पास सिस्टम फिर शुरू हो जाएगा। रोहिणी हादसे के बाद हमारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रही थी। उसके बाद अब पुलिस जो है वकीलों को और आम पब्लिक सभी को चेक करके अंदर जाने दे रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, इवन पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगा दिया गया है मदद के लिए। अब हमारी डिमांड ये है कि हाई कोर्ट की तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी पास सिस्टम लागू किया जाए। वकीलों की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि वकील और क्लाइंट दोनों ही मिलकर सहयोग करें और अपनी चेकिंग तलाशी पूरी तरीके से दें, उसके बाद अंदर जाएं। निगम की हाउस मीटिंग में मंदिर परिसर की जमीन को बिल्डर को दिए जाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान पार्षदों ने एक दूसरे से धक्का मुक्की की व सदन की संपत्ति को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि हंगामे के दौरान पार्षद अपनी अपनी टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी महिला पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों ने हाथापाई की, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए हंगामे में शामिल पार्षदों को 15 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है। मेयर का कहना है कि सदन की गरिमा को खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस पार्षद जुबेर का कहना है कि मंदिर के मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया गया था, पर आप पार्षद ने जबरन इस मुद्दे को लेकर आज हंगामा किया। मंदिर तो मेरे वार्ड में बना है, अगर आप पार्षदों से मंदिर का नाम पूछा जाए तो वो बता नहीं पाएंगे। हंगामे पर बीजेपी पार्षद का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। आप मौजपुर जाके स्टेशन देखो, घूम के गया है। बाबा श्यामगीर मंदिर पे मेट्रो आड़े आ गई थी, मेट्रो हटी, मंदिर नहीं हटा। ना हम मंदिर हटवाने वाले हैं, ना हम मजार हटवाने वाले हैं, ना मस्जिद हटवाने वाले। हम तो लोगों के हित की बात करने वाले हैं। एक घटिया स्तर की राजनीति आम आदमी पार्टी ने आज की है। अखबारों में उन्होंने पढ़ा कि कोई मंदिर का मामला था, उसके बिहाफ पे वो एक बैनर लेके खड़े हो गए। मैं चैलेंज करता हूँ नेता विपक्ष को, वो अगर मंदिर का नाम भी बता दें, जगह बता दें, मंदिर का मुद्दा क्या है, अगर वो ये भी बता दें। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें खाली सदन रोकना था और इस काम में अड़ंगा लगाना था, और वही उन्होंने किया है। उन्हें मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा करने के लिए, हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने सब ड्रामा किया है। मेयर से मिला है मुझे पूरी तरह आश्वासन। इस पर हमने 2 दिन पहले भी उनसे बात की थी। डीसी से भी हमारी बात हो चुकी है। 48 घंटे का टाइम मांगा था, 90 घंटे 100 घंटे लगभग हो चुके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं है, काम रुका हुआ है। उसी के लिए मैं मेयर साहब के पास आया हूँ कि आप उसमें तुरंत कार्रवाई के आदेश दें। उन्होंने अभी मुझे यकीन दिलाया, आश्वासन दिया है कि हम उसमें अभी कमिश्नर से बात करके तुरंत वो दे रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं कि काम रोक दिया जाए। मामला क्या था मंदिर का? मामला ये है कि 100 साल पुराना लगभग एक मंदिर है मेरे वार्ड के अंदर, और 150 साल पुराना उसके अंदर पीपल का पेड़ है। जो बिल्डर, क्योंकि पहले क्या होता था, जब मंदिर मस्जिद बनते थे तो वो कागज़ जो थे लिखे नहीं जाते थे, वो खेतों के अंदर बनते थे। लेकिन मंदिर और मस्जिद का मालिकाना हक कभी भी किसी आदमी का नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मंदिर के मालिक देवता होते हैं, कभी भी पुजारी नहीं होते, या कोई उसका मालिकाना हक नहीं होता। कांग्रेस के कुछ पार्षद बीच में उछल करके आ गए, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, उन्होंने हमारी ये पार्षद विमलेश, हमारी छोटी बहन है, उसके सिर पर बहुत जोर से शीशा लगा और वो तमाम लोग इसके सिर पर गिर गए, बहुत ज्यादा चोट लगी। हमारे साथी निगम पार्षद विजय कुमार, जिनकी उंगली में नाखून से चोट लगी है, नाखून से छीन दिया गया, मतलब छीना झपटी का माहौल, चोट मारने का माहौल, सदन को ना चलने देने का माहौल, ये तमाम काम
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वीर सिंह पवार जी, उसने हमारी महिला पार्षदों पे हाथ छोड़ा है। इतनी बड़ी पोस्ट पे, एक सीनियर पोस्ट पे होने के बाद, मतलब शिष्टाचार के नाम पर जो बीजेपी कहती है भगवान राम का मंदिर, मंदिर के नाम पर भी ये मंदिर को बेच रहे हैं। लेकिन हर बार बीजेपी के पार्षद कभी किसी पर हाथ उठा ही देते हैं। पिछली बार भी आपने देखा है कि कभी ये चप्पल मारते हैं, कभी गाली बकते हैं, कभी कुछ करते हैं, और आज भी यही हुआ। एक बैनर जो हम दिखा रहे थे सदन के अंदर, उसको दिखाने के लिए जब ये सतपाल जी और बीएस पवार जी उसको खींच रहे थे तो उन्होंने 2 बार मेरे सर के ऊपर मारा, और फिर वो जो शीशा था उसको भी मेरे सर के ऊपर गिरा। तो मेरे सर में बहुत दर्द भी है उस वजह से। झूठ एलिगेशन, यहाँ मीडिया वीडियो लगी हुई है ना, कराए हमने किसी पार्षद पे हाथ भी लगाया। एल्डरमैन जो एक विशेषज्ञ होते हैं, जिसको एलजी महोदय ने किया, हम लेटर लिखेंगे, आग्रह करेंगे आज अपने मेयर साहब से कि इनको बर्खास्त किया जाए। एलजी साहब को लिखे, इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है, आज इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अगर मैंने किसी पर कोई आघात किया तो वीडियो लगी है, मुझे पुलिस एफआईआर दर्ज करा दे, मैं कोर्ट कचहरी में जाने को तैयार बैठा हूँ। शीशे तोड़े गए, मारने की कोशिश की गई, उपद्रवता की इतनी हद हो गई, मेयर का अपमान किया गया वहाँ जा कर के। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेयर इन सभी पार्षदों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। आप बिना अनुमति के कमिश्नर को रिपोर्ट पढ़ने नहीं दे रहे, फिर कमिश्नर ने रिपोर्ट पढ़ी, कोई गलती हो सकता है, कोई उसमें रिपोर्ट पूरी नहीं आई हो, उसके पर हंगामा मचा देना। आप शीशे तोड़ दो, आप माँ बहन की गालियाँ दो, आप अभद्र व्यवहार करो, और जो कह रहे हैं महिलाओं के साथ किसी आप में तो मौजूद थे कि अराजकतावादी नीतियां हैं, वो बिल्कुल तरह अर्बन नक्सली हैं। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का हाउस चले ना, जनता की आवाज़ उठे ना, जनता के काम हो नहीं, वहाँ एजेंडा कोई पास हो नहीं, प्रस्ताव पास हो नहीं, जनता के हित के लिए जो हम काम करना चाहते हैं वो हो नहीं। ये अराजकतावादी नीति इनकी है। मेयर ने हाउस के दौरान एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने की कमिश्नर से मांग की है। मेयर का कहना है कि साउथ जोन की डीसी आर मेनका लगातार इलाके के लोगों को साफ सफाई के लिए नोटिस भेज रही हैं। साथ ही सील हुई प्रॉपर्टी का पैसा लेकर डिसील करने का मामला भी सामने आया है। डीसी, एसी, एसओ और जेई के खिलाफ मेयर ने निगम कमिश्नर से सस्पेंड करने की मांग की। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा, जरा आप ही देखिए। यहाँ पे कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, बदनाम निगम पार्षद होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो। तो हमने कमिश्नर को कहा है कि जो आपको हमने रिपोर्ट सौंपी हुई है, जो हमने आपको लेटर दिए हैं, जो आपको आप बताए वो आपके संज्ञान में है, सभी उन अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो डीसी है, चाहे एओ है, चाहे एसी है, हमें उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और उसी की मैंने उनसे कहा है, उनको आदेश दिया हमें जल्दी रिपोर्ट दें। पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके के रहने वाले हिमांशु निगम ने यूपीएससी एग्जाम में 370वीं रैंक लेकर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हिमांशु निगम के पिता डीआरडीओ में टेक्निकल ऑफिसर के पद से जॉब के बाद रिटायर हो गए। वहीं हिमांशु का कहना है कि उनके भाई और उनके पिता को विश्वास था कि वह यूपीएससी एग्जाम पास कर सकते हैं और उन्हें भी अपने आप पर भरोसा था, जिसको लेकर उसने यूपीएससी की तैयारियां शुरू की। उनका कहना है कि उनके दादा हमेशा से चाहते थे कि उनके घर से कोई बड़ा अधिकारी बने। आज दादाजी का ये सपना पूरा हो गया है। मेरी रैंक 370 आई है और मेरी एजुकेशन बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जिसमें मैंने झांसी से 2007 से लेकर 2011 तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद 2012 से लेकर 2014 तक मैंने IIM इंदौर से MBA की डिग्री हासिल की। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के बाद मैंने 2014 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में काम किया। उसके बाद उसी दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ज्वाइन करने के बाद 2019 से लेकर 2021 तक उसमें काम कर रहा था। अब मेरे इस नए पेपर में सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी 2020 में, तो इसके बाद होपफुली मुझे IAS सर्विस मिलेगी। उसके बाद ट्रेनिंग 5 दिसंबर की स्टार्ट होने वाली है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे बेटे ने हमारे पूरी परिवार का नाम किया है और हमारे क्षेत्र जो हम लोकल एरिया से आ रहे हैं उसमें हमारा बहुत बड़ा नाम है और हम बहुत गौरवान्वित समझ रहे हैं कि हमारे बेटे ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पथ पर चलते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है और वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। हमने उन्हीं से ही शिक्षा से आगे बढ़ना है और शिक्षित बच्चों को किया और हमारे बेटे ने दोनों ने हमारा नाम रोशन किया है। पढ़ाई की डेडिकेशन एटलीस्ट मैंने देखा है कि ओवरनाइट, क्योंकि मैं भी कंपटीशन की तैयारी करता था और ये भी करता था, तो पूरा एक ब्रीफ केस भर के इसने जो एक होती है इसकी जो किताबें मैंने देखी है, तो वो डेडिकेशन दिखती है कि इसने कम से कम भी नहीं तो मिनिमम 10-12 घंटे से तो नीचे, और इसके
इससे कम तो इसने पढ़ाई करी नहीं होगी। ये फोकस रहा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। 2018-16 में जब ये इसका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स नहीं निकला था, एक डेडिकेशन आपने अभी मेरे पिताजी ने जैसे इंसिडेंट बताया कि इसके यहाँ पे सिरिंज लगी हुई थी, स्टिल वो प्रीलिम्स देने गया, तो डेडिकेशन इससे ही दिखती है कि इसके संघर्ष तो बहुत किया है, रात दिन के साथ मेहनत करी है, इसके लिए सभी चीज़ की फैसिलिटी की है, खाने से लेके और हर चीज़ की देखभाल, खाने से और मतलब जो होता है इसके सब रूटीन का वो सभी करा है। गीता कॉलोनी से गायत्री चौक जाने वाली सड़क का उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। सड़क का नाम स्वर्गीय गणेश बुद्धि राजा के नाम पर रखा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पार्षद नीमा भगत ने बताया कि स्वर्गीय गणेश बुद्धि राजा ने लोगों के हित के लिए बहुत काम किए हैं। आने वाली पीढ़ी भी उनको जाने, इसलिए सड़क का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। गणेश बुद्धि राजा जी, जिनको हम बाबूजी कहा करते थे, उनके नाम से मैंने 11/1 से लेकर शीशे वाले मंदिर तक सड़क का नामकरण किया है। जब ये स्टार्टिंग में आए थे पंजाब से, पाकिस्तान से, तो उस वक्त बहुत गरीब स्थिति होती थी, तो ऑटो चला के इन्होंने काम कर, ऑटो की जब हालत देखी किस तरीके से ऑटो वाले परेशान हैं, तो उन्होंने ऑटो की एक पूरी टीम बनाई और उसके उपाध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया। उस एसोसिएशन के दम पर ये काम करते रहे और फिर इन्होंने उसको मजदूर संघ से जोड़ा और काफ़ी उन लोगों के भविष्य के बारे में अच्छी पॉलिसीज निकाली। और गीता कॉलोनी के लिए ने बहुत कुछ कहा। गीता कॉलोनी का हर पौधा इनके हाथों से लगाया हुआ है, तो मेरी ड्यूटी बनती थी, मेरा कर्तव्य भी बनता था कि ऐसे बाबूजी के नाम पर एक सड़क का, क्योंकि हम कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी श्रद्धांजलि उनके नाम पर सड़क का नामकरण करके कर सकते हैं। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।